नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम आपके पास में लेके आते हैं। उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब पे भी चर्चा होती है। साथ के साथ इन फ्यूचर में उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी भी हम जो है वो चर्चा करते हैं। टॉपिक जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास में या तो हम 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट हमारे पास में बनी हुई है, जो आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक मैसेज करने पे आपको जाती है। जिनके पास नहीं है वो मैसेज कर सकते हैं, और वैसे तो सभी स्टूडेंटों के पास जो है वो लिस्ट अवेलेबल है। देन उसके बाद सेकंड हम चूज करते हैं। एक तो हमारे पास में टॉपिक सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो है हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, जो कि हमने बनाई है आपके लिए स्पेशली। और सेकंड हम चूज करते हैं दोस्तों आपकी फरमाइश पे, यानी कि ऐसा टॉपिक जो बच्चों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा जो है वो याद करने में बड़ी दिक्कत आती है और इसको समझने में जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको हम जो है वो यहाँ पे लेते हैं। आज की जो हमारे पास में क्लास रहेगी दोस्तों वो रहेगी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें, ये हमारे पास में अहम पार्ट होता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से निकल के आता है, और ये जरूरी चीज़ है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि मैटर तो सब जगह अवेलेबल है। आप कहो तो मैटर तो आपका यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मैटर तो आपका चैट जीपीटी पे है, देन मैटर तो गूगल, सारी चीज़ें भरी पड़ी है, विकीपीडिया भरा पड़ा है। मैटर सब जगह है। आपके पास में भी बहुत सारी बुक्स होगी, बहुत सारे टॉपिकों के बहुत सारे नोट्स होंगे। बात ये आती है कि कौन सा टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। या हमने टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, देन वहां से क्वेश्चन कैसे निकल के आ रहा है या कौन से टाइप का क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो सही रास्ता या वो सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास में टीचर देता है। इसीलिए बच्चों को जो है वो कोचिंग की जरूरत होती है। टीचर कोई अलग कार्य थोड़ी करते हैं, वही मैटर अवेलेबल है उसी को पढ़ाते हैं। लेकिन जो टीचर ऑलरेडी एग्जाम सक्सेस कर चुके हैं या इन्होंने बहुत सारी जो है वो एग्जाम क्रैक कर लिए, उनको पता होता है कि कौन से टॉपिक से कहाँ से जो है वो क्वेश्चन निकल के आता है, ताकि हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट कर दे दें, देन उसके बाद उसको हम कंठस्थ कर लें। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करके उसको जो है हम पिकअप कर लें, बस यही। और सिलेक्शन के लिए मुश्किल से 4-5 क्वेश्चनों का ही वेरिएशन होता है। जो क्वेश्चन हमारे पास में हम कंसंट्रेट करके ध्यान में रखें, अगर वो क्वेश्चन हमारे पास में वहाँ पे याद आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन जो है वो सही जाएगा और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाए। तो क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं इसमें कि ट्यूबरकुलोसिस में जो है वो क्वेश्चन आंसर कहाँ से निकल के आते हैं या कैसे निकल के आते हैं। तो दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस में जो है वो हमारे पास में काफ़ी बार जो है वो इस बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो कौन सा होता है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। यानी कि अगर हम ग्राम स्टेनिंग की करें, ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज पे जो है वो ग्राम स्टेनिंग भी पढ़ा दिया है कि किस तरीके से हम जो है वो किसी भी बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं। तो जितने भी हमारे पास में बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास में एसिड फास्ट नहीं होते, यानी कि एसिड जैसे डालेंगे देन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ये जो है वो हमारे पास में हाइड्रोजन सल्फ H2SO4 में भी जो है वो हमारे पास में जिंदा रहता है। तो ये बेसिकली एसिड फास्ट होता है। ऐसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री वो भी हमारे पास में एसिड फास्ट होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री दोनों अगर हमारे पास में ऑप्शन आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास में अगर उसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ये दिया जाएगा कि बोथ, तो हम बोथ पे क्लिक करके आएंगे। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन न देके हमारे पास में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री दिया जाएगा तो हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई पे जो है वो क्लिक करके आएंगे। अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ऑप्शन नहीं है देन हम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री पे जो है वो जाएंगे। तो एक तो इसकी मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछाते हैं। सेकंड जो इसमें से बेसिकली क्वेश्चन पूछाते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में, जिसमें हमारे पास में एक स्पेशल टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड मोन्टेक्स टेस्ट। मोन्टेक्स टेस्ट के बारे में जो है वो करीब करीब जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोन्टेक्स टेस्ट में क्या यूज होता है, कितना ml यूज होता है, कहाँ पे देते हैं, कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, ठीक है, कौन सी जो है वो हमारे पास में इम्यूनिटी शो करता है, देन कितने समय बाद रिजल्ट देखेंगे, पॉजिटिव किसको कहेंगे, नेगेटिव किसको कहेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में पूछी जाती है। साथ के साथ इसमें से जो है वो हमारे पास में पूछा जाता है कि एक्सरे में आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, क्या क्या साइंस सिम्टम्स होता है, वो सारी चीज़ें पूछा जाता है। और साथ के साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है हमारे पास में इसके मैनेजमेंट में जो ड्रग्स यूज होती है।
तो इसकी जो ड्रग्स यूज होती है उसको हम डॉट्स कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोट। वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इथाम्बिटोल जो है उसका साइड इफेक्ट क्या है, देन पेराजेनामाइड का साइड इफेक्ट क्या है, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है, तो रिफार्मसिन का साइड इफेक्ट क्या है। तो वन बाय वन करके जो हो सबको चलेंगे, और जहां जहां भी मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं वो चीज तो आपको कंठस्थ याद रखनी ही रखनी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे पास में इन्फेक्शन होता है, तो ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बेसिकली जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है, और ये बेसिकली जो है हमारे पास में लंग्स को अफेक्ट करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट करे, ये बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। जैसे हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करता है, मतलब बोन को भी अफेक्ट करता है, देन यूट्रस को भी अफेक्ट करता है, तो और भी बहुत सारी चीज जगह जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज caused by Mycobacterium tuberculei. It is primarily affected to the lungs, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबी कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबी, एंड बट कैन आल्सो अफेक्टेड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलाई। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस की हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म तो होगी एक तो टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलाई बेसिलाई, ठीक है, ट्यूबरकुलिन बेसिलाई जो है वो हमारे पास में इसकी फुल फॉर्म है। तो ट्यूबरकुलोसिस या जहां पे भी हमारे पास में टीबी लिखा आएगा तो वो हमारे पास में सेम ही चीज है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलाइन बेसिलाई होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। क्रोनिक का मतलब समझते हो आप, क्रोनिक का मतलब होता है हमारे पास में लंबे समय तक, कोई भी इंफेक्शन जो है वो हमारे पास में लंबे समय तक चला आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रोनिक। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, कोज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो है वो ये इन्फेक्शन होता है। और इट इज प्राइमरीली, यानी कि ये शुरुआती में जो है वो किसको अफेक्ट करता है दोस्तों, लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसे भी 90% लोग जो है वो टीबी का नाम सुनते ही जो है वो लंग्स की बात याद आती है, क्योंकि मेजोरिटी रूप से जो है वो हमारे पास में ये लंग्स को अफेक्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट करता है, इट कैन आल्सो अफेक्ट द अदर पार्ट्स को भी जो है वो अफेक्ट करता है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलाई कहते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट में, अदर पार्ट में कौन कौन से आता है दोस्तों, स्पाइन आ जाती है, स्पाइन को भी जो है वो अफेक्ट करता है, यूट्रस को भी जो है वो अफेक्ट करता है, एब्डोमिनल वाल, ठीक है, एब्डोमिनल वाल उसको भी जो है वो अफेक्ट करता है। तो बहुत सारी जगह जो है वो उसको अफेक्ट करता है, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलाई। क्लियर है, तो ये इसके हो गए हमारे पास में दोस्तों बेसिकली डेफिनेशन। देन उसके बाद करते हैं हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये डिजीज जो है वो किसकी वजह से होता है। तो बार बार जो है वो हम जिक्र कर रहे हैं दोस्तों कि ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइस की वजह से होता है। 99% जो है वो ये बेसिकली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है। और भी होते हैं जैसे माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस जो है वो भी होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में जो है 1% होता है। और जो माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम है ये वेरी रेयर, मतलब नील होता है, ये 0.001% प्रेजेंट होता है। माइक्रोबैक्टीरियम बेविस जो है वो बेसिकली जो है वो एनिमल्स की वजह से होता है, एनिमल की वजह से होता है, ठीक है। और एनिमल में भी जो है हमारे पास में जो है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, काऊ की वजह से होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास में जो है वो एनिमल्स की वजह से होता है, और उसमें भी जो है वो काऊ होता है। तो काऊ या उसके दूध पीने से जो है बेसिकली हमें जो है माइक्रोबैक्टीरियम बेविस जो है वो इन्फेक्शन होता है। बाकी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो 90% जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन द सेंस कि ये ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कैसे फैलता है, तो बहुत कॉमन है और आपने बहुत बार जो है वो अपने ट्रेनिंग टाइम पे, नर्सिंग के टाइम पे जो है वो पढ़ा होगा कि ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में एयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एयरबोर्न जैसे कोरोना फैलता था खांसने से, छींकने से, बोलने से, ठीक है, वहां से जो है वो बेसिकली फैलता है, स्पेशली जो है वो ये खांसने से जो है वो फैलता है। तो इट इज एयरबोर्न ड्रॉपलेट फ्रॉम कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पीकिंग बाय ए इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी जो है वो टीबी हो रखी है, अगर वो खांसेगा, छींकेगा, ठीक है, या जोर जोर से जो हो बातचीत करेगा, तो वो जैसे खांसेगा, छींकेगा तो बहुत सारी छोटी छोटी जो है वो बूंदे बाहर एनवायरमेंट में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एयर ड्रॉप। क्या बोलेंगे, एयर ड्रॉप, यानी कि एयर मतलब हवा में और
होती है हमारे पास में, ड्रॉप मतलब छोटी छोटी बूंदे, तो जो एयर ड्रॉप आती है वो एनवायरमेंट में फैल जाती है और उसके पास में कोई हेल्दी इंसान खड़ा है, देन वो उसके कांटेक्ट में आता है और उसको जो है वो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो ये बेसिकली एयरबोर्न, एयरबोर्न मतलब हवा में जो फैलता है। कुल मिला के जो हमारे पास में अभी कुछ दिन पहले जो कोरोना आया था, तो ठीक उसी तरीके से जो है वो फैलता है। जो जैसे ही ट्यूबरकुलिन पर्सन वाला या जो इन्फेक्टेड पर्सन है जोर से बोलता है, खांसता है या छींकता है, तो उस छींक के साथ साथ जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी बूंदे जो है वो एयर के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एयरबोर्न। और वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट जो है वो जैसे हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा या उसको इनहेल करेगा, ठीक है, तो उसको भी जो है वो टीबी हो जाएगी। बाकी और किसी से टीबी नहीं होता, हाथ मिलाने से, उसके साथ खाना खाने से या उसका जो है वो खाना शेयर करने से, उनसे जो है वो टीबी नहीं होता है, ठीक है। इट्स नॉट स्प्रेड बाय टचिंग एंड शेयरिंग फूड, इससे जो है वो नहीं होता है, और ये बेसिकली आप लोग जो है वो जानते ही हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, ये बेसिकली जो है वो दो ही टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास में पल्मोनरी ट्यूबरकुलाई और सेकंड होता है हमारे पास में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो देखो नाम से पता चला पल्मोनरी। पल्मोनरी किसको कहते हैं दोस्तों? पल्मोनरी बेसिकली जो है वो दूसरा नाम होता है हमारे पास में लंग्स का, जैसे हार्ट का नाम है कार्डियो, ठीक है, ऐसे हमारे पास में जो है वो किडनी का है रीनल। तो ठीक उसी तरीके से पल्मोनरी का मतलब हो गया हमारे पास में दोस्तों लंग्स। क्लियर है? तो लंग्स में होने वाले जो टीबी है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी। तो इट्स या अफेक्टेड लंग्स, और ये सबसे मोस्ट कॉमन होती है। अगर टीबी का नाम आता है तो सीधा जो है वो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, दैट इज कॉल्ड लंग्स के जो है वो इन्फेक्टेड है। सेकेंड आता है हमारे पास में एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आउट ऑफ लंग्स, ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया आउट ऑफ लंग्स। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। और ये बेसिकली जो है वो किसको अफेक्ट करती है? अफेक्टेड अदर ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि लंग्स के अलावा जितने भी हमारे पास में अदर ऑर्गन्स बचे उनको जो है वो अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिम्फ नोड को अफेक्ट करती है, उसको लिम्फेटिक टीबी कहते हैं। स्पाइन को अफेक्ट करती है, इसको पोर्ट्स डिजीज या पोर्ट्स स्पाइन कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, क्या कहते हैं? पोर्ट्स स्पाइन। और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, पोर्ट्स स्पाइन या पोर्ट्स डिजीज। याद रखना, काफी बार जो है वो हमारे पास में एग्जाम में पूछा गया है कि पोर्ट्स स्पाइन क्या होता है या पोर्ट्स डिजीज जो है वो क्या होती है। बहुत सारे बच्चे पोर्ट्स डिजीज का नाम सुनते जो है वो पता नहीं लगा पाते, तुक्का नहीं लगा पाते, कुल मिला के कहें तो, कि ये किसकी डिजीज है। ये बेसिकली जो है वो टीबी होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। देन उसके बाद ये किडनी को अफेक्ट करता है, ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसको टीबी मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ऑलरेडी मैंने मेनिंजाइटिस की क्लास जो है वो अपने यहाँ पे बहुत जल्दी हम लेंगे। उसके अंदर जो है वो दोस्तों टीबी जो है वो बैक्टीरियल टीबी, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में जो है वो मेनिंजियल टीबी या हम कहें ब्रेन टीबी, दोनों को जो है वो सिग्निफिकेंटली हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि शुरुआत में जो है वो कभी भी इसके साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास में जो है वो इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, देन ये साइन सिम्टम्स में जो है वो आ जाते हैं। इसको बोलते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी मतलब शो सिम्टम्स एंड कंटेजियस, जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है या जहां पे साइन सिम्टम्स ऑलरेडी जो है वो दिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड एक्टिव टीबी। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास में टीबी को जो है वो क्लासिफाई किया है। क्लियर है? आई थिंक सारी चीज समझ में आ गई। आपको मेन चीज याद रखनी दोस्तों, स्पाइन टीबी, ठीक है, और पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का एक पार्ट है स्पाइन, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिस्क फैक्टर, ठीक है, यानी कि टीबी जो है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है या कैसे होती है। तो सबसे पहली चीज आ गई दोस्तों एचआईवी या एड्स। अब ये बताओ एचआईवी और एड्स कैसे होता है, ठीक है, टीबी के लिए एचआईवी और एड्स कैसे होता है, ये भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी पर्सन जो है वो, एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आदमी मर जाए, ठीक है, हालांकि मरते हैं। फिर आप कहोगे कि सर कैसे मरते हैं। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, एचआईवी या एड्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास में बेसिकली जो है वो हमारे पास में इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होता जाती है। जो हमारे पास में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है, वो हमारे पास में हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब हमारी जो सेना है, जो रोगों से लड़ने वाली सेना है,
उसको नष्ट करता है। अब उसको नष्ट करेगा तो इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई तो दूसरे पर्सन हावी हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में बहुत सारा जो है वो धन या पैसा रखा हुआ है, लेकिन अगर हमने सिक्योरिटी अच्छी बैठा रखी है तो चोर उचक्के जो है वो उस पर नजर नहीं डालेंगे। लेकिन जैसे हमारे पास में सिक्योरिटी गार्ड मर गया, ठीक है, या सिक्योरिटी छोड़ के चली गई है, देन उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे लोग हमला कर देंगे और इस चीज को जो है वो लूट लेंगे, उस पर जो है वो हम आक्रमण कर देंगे। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, HIV या एड्स के अंदर इम्यूनिटी तो जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इम्यूनिटी डिक्रीज होने की वजह से जो सबसे पहला इन्फेक्शन होता है वो टीबी का ही होता है। और ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि HIV जब हो जाता है या एड्स जब हो जाता है तो सबसे पहला इन्फेक्शन जो है वो कौन सा होता है, टीबी। तो ये होता है रिस्क फैक्टर, यानी कि बेसिकली टीबी नहीं होती है। और एक रिसर्च के मुताबिक तो यह भी कहा गया है कि हर एक तीसरे पर्सन के लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया रहते हैं, हर एक तीसरे जो है वो पर्सन में, लेकिन वो हावी नहीं होते। वो हमारे पास में इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वो हावी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास में इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई वो चीज हावी हो जाएगी और उस पर्सन को जो है वो टीबी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में HIV और एड्स भी जो है वो टीबी को कोज करते हैं। सेकेंड आ गया हमारे पास में दोस्तों माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के कंडीशन में क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होगा तो वही चीज आएगी कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, हमारी एंटीबॉडी जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी और डिजीज हो जाएगी। उसमें हमारे पास में जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लोज कॉन्टेक्ट विथ टीबी, ठीक है, यानी कि पर्सन है, ऐसे पर्सन है जिनको टीबी है, अगर उनके पास में ज्यादा रहेंगे तो भी टीबी हो जाएगी। भाई अगर आप टीबी वाले पर्सन के पास ही नहीं रहोगे तो टीबी कहां से होगी, लेकिन जिनको ज्यादा टीबी है या टीबी वाले लोग हैं वहां पे अगर आप रहोगे तो उनको जो है वो टीबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में पुअर लिविंग कंडीशन। पुअर लिविंग कंडीशन का मतलब होता है, अब किसी रहने खाने से टीबी नहीं होता। एक्चुअली जैसे स्लम्स वाले एरिया हैं, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वहां पे क्या होता है कि कंटामिनेशन या एयर पोल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो एयरबोर्न डिजीज ज्यादा होती है। और ये ट्यूबरकुलाई भी जो है वो रात में एयरबोर्न डिजीज है। नेक्स्ट स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज। स्मोकिंग होते हैं तो दोस्तों आपको पता ही है, बेसिकली हमारे पास में जो है वो रेस्पिरेटरी में ड्राइनेस करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। डायबिटीज तो हर रोगों की जड़ है दोस्तों। डायबिटीज होता है तो ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो उस पर्सन को नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इन द सेंस जस्ट लाइक कीमोथेरेपी, ठीक है, या कोई ऐसे पर्सन जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं इम्यूनिटी को डिक्रीज करने के लिए। बहुत सारी ऐसी डिजीज आती है जिसमें हम इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं, ठीक है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें हम इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं, ठीक है, सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन है उसमें भी हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो पर्सन लेता है इन द सेंस उसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज कम है, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव है, इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज है, ठीक है, डिक्रीज है, साथ के साथ जो है वो इसके अंदर जो है वो हमारे पास में एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो उस पर्सन में भी जो है वो हमारे पास में ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स। कैसे पता लगाओगे कि इस पर्सन को जो है वो टीबी है, तो दोस्तों आपको बेसिकली पता ही है, ठीक है, कि पल्मोनरी टीबी के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के जो है वो क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। इसमें हमारे पास में बेसिकली जो है वो दो साइन सिम्टम्स सबसे ज्यादा निखर के आते हैं। वो आता है कि कफिंग जो है वो लंबे समय तक रहनी चाहिए। कोई कहता है ना कि 15 दिन से अगर ज्यादा खांसी हो रही है, या काफी जगह जो हो पोस्टर से भी दिखा होगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि अगर किसी पर्सन को 1 महीने से भी ज्यादा खांसी है तो आप अपने टीबी का जो है वो टेस्ट करवा लीजिए। तो पहली चीज है हमारे पास में दोस्तों क्रोनिक कफ, ठीक है, क्रोनिक कफ मतलब किसी को जो है वो टीबी है तो आप उसका जो है वो टेस्ट करवा लीजिए, वहां पे आपको जो है वो पता चल जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा कि उसको जो है वो टीबी है। सेकंड आता है दोस्तों हेमाप्टाइसिस। हेमाप्टाइसिस होता है जैसे आप कफ करोगे देन स्पुटम के अंदर जो है वो हमारे पास में ब्लड आ जाएगा, इसको हम कहेंगे दोस्तों हेमाप्टाइसिस। अच्छा, एक होता है हेमाप्टाइसिस, एक होता है हेमेटोमेसिस। तो हेमाप्टाइसिस होता है स्पुटम के अंदर ब्लड और हेमेटोमेसिस होता है वोमिटिंग के अंदर ब्लड। तो टीबी के अंदर जो है वो हमें हेमाप्टाइसिस जो है वो देखने को मिलता है। तो चलो साइन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। पहली चीज आ गई दोस्तों पल्मोनरी टीबी में क्या क्या चीजें होगी। पहला चीज होगी दोस्तों क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ इन द सेंस कि कफिंग जो है वो हमारे पास में खांसी जो है वो मोर देन 2 वीक से ज्यादा होनी चाहिए। 2 वीक वही 15 दिन हो गए, 14 दिन वैसे होते हैं। 2 वीक से ज्यादा अगर हमारे पास में खांसी है तो वो सस्पेक्टेड हो जाता है कि उसको जो है वो
ट्यूबरकुलोसिस है। सेकेंड चीज आती है दोस्तों हेमाप्टोसिस। हेमाप्टोसिस होता है जब हम कफ करते हैं तो उसके अंदर जो है वो ब्लड देखने को मिलेगा, या सीधे शब्दों में कहें ब्लड इन स्पुटम, ब्लड इन स्पुटम, स्पुटम के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं हेमाप्टोसिस। एक आती है दोस्तों हेमेटोमाइसिस। हेमेटोमाइसिस, हेमेटोमाइसिस होता है दोस्तों ब्लड इन वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के अंदर अगर ब्लड आता है तो उसको हम कहते हैं हेमेटोमाइसिस। हेमेटोमाइसिस जो हो बेसिकली पेप्टिक अल्सर डिजीज या इसोफेजियल वर्सेजेज या हमारे पास में जो है वो अदर अल्सर चीजें हो जाती है, उसके अंदर जो है वो देखने को मिलता है हेमेटोमाइसिस। और हेमोप्टोसिस होता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होता है जस्ट लाइक दैट ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें हमें देखने को मिलता है। बाकी और भी साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे चेस्ट पेन होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि लगातार अगर कफिंग है, लगातार जो है वो हमारे पास में खांसी है तो चेस्ट पेन होगा। वेट लॉस हमें देखने को मिलेगा। फीवर, ऑफकोर्स इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर मिलेगा। नाइट स्वेट जो है वो देखने को मिलेगी। फटिक, कोई भी डिजीज होती है तो फटिक तो होता ही होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट तो हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास में जो है वो साइन सिम्टम्स हैं बेसिकली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है, जिसमें हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है क्रोनिक कफ एंड हेमेप्टाइसिस। अब आता है हमारे पास में एक्स्ट्रा पल्मोनरी के। एक्स्ट्रा पल्मोनरी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो दोस्तों एक्स्ट्रा पल्मोनरी के सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि टीबी कहाँ की है। भाई स्पाइनल की टीबी है तो हमें जो है बैक पेन होगा, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में मोमेंट में दिक्कत आएगी। ऐसे हमारे पास में एब्डोमिनल पेन है, तो एब्डोमिनल पेन है तो फिर एब्डोमिनल वाली साइन सिम्टम्स आएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में जो है वो वॉमिटिंग होगी। देन ऐसे हमारे पास में लिम्फ नोड है तो लिम्फ नोड वाली दिक्कत आएगी। यानी कि डिपेंड ऑन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। भाई जो ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है या जो ऑर्गन जो है वो हमारे पास में इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, इसको हम कहते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलाई। जैसे कि लिम्फेडोपैथी में जो है वो लिम्फ नोड अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। बैक पेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन जो है वो एब्डोमिनल वाल में होता है। यूट्रस में टीबी होगी तो इनफर्टिलिटी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। कुल मिला के जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की टीबी है या कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों डायग्नोसिस। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, ठीक है, कि कैसे हम पता लगाएंगे कि इस पर्सन को जो है वो टीबी है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग में वो सारी चीज लेंगे कि वो रहता कहाँ है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, स्लम्स वाले एरिया में तो नहीं रहता है, जहाँ पे कंजेस्टेड वाला एरिया है वहां तो नहीं रहता, तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। देन उसके बाद फाइंड आउट पता लगाएंगे कि इसको कफिंग तो नहीं है, कफिंग है तो कैसे है, नाइट स्वेट तो नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें। तो हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन उसके बाद में हमारे पास में मेन चीज आ गई दोस्तों स्पुटम एग्जामिनेशन। स्पुटम एग्जामिनेशन से तो हम जो है वो चीज कंफर्म कर ही लेंगे, ठीक है। ठीक है, स्पुटम एग्जामिनेशन हम स्पुटम लेते हैं। स्पुटम जो है वो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करते हैं तो इसमें दो स्पुटम लेते हैं, ए एफ बी, ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई फर्स्ट एंड एसिड फास्ट बेसिलाई सेकेंड, ठीक है। ये दो प्रकार के जो है वो स्पुटम लेते हैं और वो अर्ली मॉर्निंग का लिया जाता है, बिना कुछ खाए पिए, चाय पानी पिए बिना, ठीक है। सुबह उठे, नॉर्मल पानी से जो है वो कुल्ला किया, नॉर्मल कुल्ला किया, देन उसके बाद उस स्पुटम को हम जो है वो कलेक्ट करेंगे और ये जो है वो टेस्ट करवाएंगे। तो ये हमारे पास में जो है वो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। तो स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे और स्पुटम एग्जामिनेशन में हम क्या क्या करते हैं उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों एएफबी करवाएंगे। एएफबी मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई स्मेयर करवाएंगे। उसमें हम दो करवाते हैं, एएफबी फर्स्ट एंड एएफबी सेकेंड। यानी कि कई बार क्या होता है एक में नहीं आ पाता, ठीक है, तो इसलिए 2 दिन हम लेते हैं। जैसे आज हमने ले लिया अर्ली मॉर्निंग, देन कल लेंगे और दोनों का जो हम टेस्ट करवाएंगे जिसको हम बोलते हैं एएफबी एसिड फास्ट बेसिलाई स्मेयर करेंगे। हम स्मेयर बना के देखेंगे, देन उसमें हम देखेंगे कि उसके अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई है ही नहीं। एसिड फास्ट बेसिलाई किसको नाम दिया गया है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को ही नाम जो है वो एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। सेकेंड हम दोस्तों जीन एक्सपर्ट कहते हैं, काफी अच्छी आजकल मॉडिफाई चीज है, जीन एक्सपर्ट करते हैं, जिसमें हम एमटीबी, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या आरआईएफ टेस्ट करते हैं। आरआईएफ होता है दोस्तों, एमटीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है।
ये हो गया MTB, ठीक है। और RI होता है रेजिस्टेंस टू रिफार्मसिन, ठीक है, रेजिस्टेंस टू रिफार्मसिन। तो ये दो टेस्ट जो है वो करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का MTB और रेजिस्टेंस टू रिफार्मसिन करते हैं जीन एक्सपर्ट के द्वारा। देन उसके बाद जो है वो कल्चर करवाते हैं। कल्चर का ध्यान रखना, जिसमें हमारे पास में LJ मीडियम, काफी बार मैंने बताया है कि लोवेस्ट जेनसन मीडियम के अंदर जो है वो कल्चर होती है। कल्चर बहुत सारे तरीके से होता है, हालांकि कल्चर का पार्ट भी जो है शायद मैंने बुलेट सीरीज में नहीं लिया है। कल्चर आपको पता ही है दोस्तों कि कल्चर जो है वो हमारे पास में होती है कि किसी भी बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ करवाना क्या कहलाता है दोस्तों, कल्चर कहलाता है। आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे ऐसे जो है वो हमारे पास में कल्चर प्लेट होती है, इसके अंदर हमारे पास में जो है वो काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया की जो है वो ग्रो करवा देंगे, देन उसके बाद जो है वो स्टडी करते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग ग्रो करते हैं। कोई जो है वो पेप्टान अगार में करता है, कोई ब्लड अगार में कल्चर करता है, कोई जो है वो हमारे पास में मैंकोक के अगार में करता है, कोई किसी अगार में करता है। ये जो है वो स्पेशल मीडियम में ग्रो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोवेस्टन जेनसन मीडियम। और ये भी काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है या जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो किस में ग्रो करता है, तो ये बेसिकली लोवेस्टन जेनसन मीडियम में ग्रो करता है, जिसको हम LJ मीडियम के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, LJ मीडियम के नाम से जानते हैं, लोवेस्टन जेनसन मीडियम के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्लियर है, याद रखना, ये सारे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों जब हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो वहां पे हमें पैचेज दिखाई देंगे, ठीक है, पैचेज जो है वो दिखाई देंगे, और वो बेसिकली जो है वो कैल्सिफिकेशन की वजह से होता है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जो है वो डॉट दिखाई देंगे, ठीक। तो दोस्तों पैचेज दिखाई देंगे या कैल्सिफिकेशन जो है वो दिखाई देगा एक्सरे के अंदर। देन उसके बाद आता है हमारे पास में ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसको हम मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट ऑलरेडी जो है मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है, ठीक है। अगर नहीं यकीन आए तो आप शुरू की बुलेट सीरीज है, ठीक है, आई थिंक तीसरे चौथे नंबर की जो बुलेट सीरीज है उसमें आप देख सकते हो, मैंने ट्यूबरकुलिन टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है, ठीक है, जिसको हम मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसको बहुत तरीके से नाम से जानते हैं, इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट, देन मोन्टेक्स टेस्ट, देन मेंडल टेस्ट, देन उसके बाद जो है वो मोन्टेक्स स्किन टेस्ट, देन ट्यूबरकुलिन सेंसिटिव टेस्ट, अलग अलग नाम से। और ये टेस्ट मैंने सारी चीजों में वहां पे मतलब बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव काम में लेते हैं, 0.1 काम में लेते हैं। देन इसके अंदर जो है वो हमारे पास में हाइपर सेंसिटिविटी 4 जो है वो शो होती है। देन इसके बाद ये जो है वो डिले टाइप की जो है वो रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो है वो हम 48 से 72 घंटे के अंदर रिएक्शन देखेंगे। इसको हम लेफ्ट आर्म में लगाते हैं, इसके लिए स्पेशल सिरिंज होती है जिसको हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज के नाम से देते हैं। पूरा क्लासिक जो है वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बारे में जो है वो बता रखा है। जैसे मैं अगर कहूँ तो ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास में बुलेट सीरीज थी, ठीक है, वही बुलेट सीरीज थी जिसमें हमने मोन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट को जो है वो देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो इसके नाम है ट्यूबरकुलिन सेंसिटिव टेस्ट, PPD टेस्ट, मेंडल मोन्टेक्स टेस्ट। क्योंकि दोस्तों फ्लिक्स मेंडल ने जो है 1908 में जो है इसका जो है फाइंड आउट किया था, इसको खोजा था। देन इसके बाद मोन्टेक्स स्क्रीन टेस्ट एंड प्यूरिगेट टेस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। इतना डिटेल मैंने वहां पे जो है वो दे रखी है। साथ के साथ कितना लगाते हैं, 0.1 ml जो है 0.1 ml जो है वो लगाते हैं, यानी कि 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट लगाई जाती है। लेफ्ट आर्म में लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लगाई जाती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी डिले टाइप की होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और 48 से 96 घंटे के अंदर जो है हम टेस्ट देखते हैं। फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव का जो है वो निर्धारित करते हैं। कुल मिला के पूरा एक्सप्लेनेशन जो है मैंने वहां पे दे रखा है, तो वहां पे आप देख सकते हो, और वैसे जो हो मैंने आपको बता भी दिया है। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे, ठीक है, ये टेस्ट करवाते हैं हमारे पास में। इंटरफेरोन गामा रिलीज टेस्ट जो है वो ऐसे करवाते हैं जिससे हमें फाइंड आउट होता है कि वहां पे जो है वो हमारे पास में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है या नहीं है। देन उसके बाद जो है वो बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी बेसिकली हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में करवाते हैं। ये जितने भी हमारे पास में टेस्ट थे, AFB था, जीन एक्सपर्ट था, कल्चर मीडिया था, चेस्ट एक्सरे था, मोन्टेक्स टेस्ट था, गामा रेडिएशन था, ये सारे के सारे जो है वो हम पल्मोनरी टीबी में करवाते हैं। अब हमारे पास में जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, बायोप्सी करवाते हैं। ऑफ कोर्स
अगर टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या टिश्यू के अंदर जो है वो किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो हम बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी में हम क्या करते हैं दोस्तों, स्मॉल पार्ट लेते हैं, ठीक है, छोटा सा हम पार्ट लेते हैं, देन उसको जो है वो हिस्टोलॉजी करते हैं, उसको जो है वो हम देखते हैं और उसको जो है हम टेस्ट को करते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलाई। देन उसके बाद आता है हमारे पास में इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास में चीज आती है दोस्तों, वो आती है हमारे पास में डॉट्स। डॉट्स होता है हमारे पास में डायरेक्ट डॉट्स थेरेपी। काफी टाइम पहले जो है वो हमारे पास में राहुल द्रविड़ साहब थे, वो उसका ऐड किया करते थे डॉट्स, ठीक है, डॉट्स का जो हो बिल्कुल ऐड किया करते थे। टीबी का जो है वो पक्का वादा ऐसे करके जो है वो, और ऐसा साइन, ऐसे हाथ जो है वो फैलाए हुए एक इंसान होता था और बीच में जो है लाइन खींची हुई थी, तो वो होता था डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी बेसिकली जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के मैनेजमेंट के लिए काम में आती है, या हम कहें ट्यूबरकुलोसिस को जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो है वो काम में आती है। इसका फुल फॉर्म हो गया हमारे पास में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। हालांकि डॉट्स भी जो हो मैंने अलग से ट्यूबरकुलोसिस, या हम कहें डॉट्स भी मैंने अलग से जो है वो आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि जो भी चीज बोल रहे हैं सर बोल रहे हैं कि बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, तो दोस्तों आज हम बुलेट सीरीज में 197 तक पहुंचे हैं, सॉरी 196 तक पहुंचे हैं, तो ऐसे नहीं पहुंचे, 196 तक पहुंचे, मतलब 195 क्लासेस ऑलरेडी हमने ले लिया, और 195 क्लासेस कम नहीं होती है, सोचो उसमें कोई टॉपिक तो हमने करवाया होगा, ठीक है। तो ये होता है डॉट्स की फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है दोस्तों, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये एक्चुअली कैसे जो है वो किया गया था, इसका जो है वो उत्पादन, या कहें कि इसका जो है वो कैसे इसको इजाद किया गया था। एक्चुअली क्या होता है कि जब डोज थेरेपी दी जाती थी तो क्लाइंट जो है वो उसको प्रॉपर नहीं लेते थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में रेजिस्टेंस टीबी हो जाता था, यानी कि टीबी जो है वो अपने भावी रूप में आ जाता था, और उसके बाद में जो है वो मल्टीपल ड्रग देने के बाद में भी वो टीबी ठीक नहीं होती थी, एमटीबी जिसको हम कहते हैं, वो हो जाती थी। तो उसके लिए क्या करते थे कि किसी भी पर्सन को जो पढ़ा लिखा हो या हमारे पास में जो है वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, उसके अंडर में वो देते थे कि आप उसको जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व करो, उसको पैसे भी मिलते थे, ठीक है, आई थिंक 150 रुपीज ऐसे कुछ मिलते थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उसमें क्या था कि ये डायरेक्ट वो अपने सामने उस ड्रग्स को देता था उस क्लाइंट को, ताकि वो जो है वो किसी भी चीज को स्किप ना कर दे, कोई भी ड्रग्स को जो है वो स्किप ना कर दे। तो इसके लिए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी चलाया था, जिसको नाम दिया गया था दोस्तों डॉट्स, ठीक है। और ये डॉट्स थेरेपी के अनुसार जो है वो दो कैटेगरी के अंदर या दो फेज के अंदर जो है वो हम ड्रग्स देते हैं। दो फेज कौन सी, मतलब टोटल 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें हम 2 महीने तो अलग ट्रीटमेंट चलाते हैं और 4 महीने जो है वो अलग ट्रीटमेंट चलाते हैं, ठीक है। ये हम नॉर्मल टीबी की बात करते हैं। जब हमारे पास में एमडीआर टीबी आ जाएगा, मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी आ जाएगा, ठीक है, एमडीआर टीबी, उसके लिए हमारे पास में अलग चीज आती है, एमडीआर टीबी में हम अलग चलाते हैं। ये हमारे पास में नॉर्मल टीबी है, नॉर्मल टीबी यानी कि जैसे पल्मोनरी टीबी हुआ, देन उसके बाद हम डोज थेरेपी शुरू कर देंगे। डोज थेरेपी शुरू कर दे मतलब 6 महीने का जो है वो कोर्स हो गया। अब ये 6 महीने में हम क्या क्या देंगे, तो 2 महीने तो जो है वो हम 4 ड्रग्स देते हैं, और फिर जो है वो 4 महीने हम अलग अलग देते हैं। तो कौन कौन सी देते हैं उसको हम ले लेते हैं दोस्तों। तो जो शुरू में 2 महीने हम ड्रग्स देते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव फेज। इसके अंदर हम ड्रग्स देते हैं एचआरजेडी। एचआरजेडी जो है वो हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म है, एच होता है आइसोनियाजाइड, आर होता है रिफार्मसिन, जेड होता है पेरेजेनामाइड, और ई होता है इथाम्बिटोल। अच्छा, आप ये कहोगे कि सर शुरुआती नेम से होता है, शुरुआती नेम नहीं है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक ही बनाई गई है। अब इसोनाइजाइड में तो जो है वो हमारे पास में, या आइसोनाइजाइड में तो जो है वो एच आता ही नहीं है, लेकिन एच जो है वो टीबी में अगर लिखा जाएगा दैट इज कॉल्ड इसोनाइजाइड। ऐसे हमारे पास में पेरेजेनामाइड जो है वो हमारे पास में पी से शुरू होती है, लेकिन हम उसको जो है वो जेड से डिनोट करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। शुरू में हम 2 महीने कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं दोस्तों, आइसोनियाजाइड देते हैं, देन रिफार्मसिन देते हैं, देन पेराजेनामाइड देते हैं, एंड इथाम्बिटोल देते हैं। एक चीज और फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं खुद जो है वो इस हेल्थ सेक्टर में जुड़ा हुआ हूं, पल्मोनरी यूनिटी में मैंने भी जो है वो कम से कम 5 साल काम किया है, ठीक है ना, एम्स जैसी संस्था में काम किया है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि ये भी थोड़ी थोड़ी जो है वो हमारे पास में जो पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, वो इसको चेंज करता रहता है। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कई जगह जो है वो शुरू में 2 ही टेबलेट दी जाती है, ठीक है, शुरू में सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिफार्मसिन पाइरोजेनामाइड दी जाती है।
तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो किस तरीके से जो है उसको ट्रीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 4 ड्रग्स दे दी तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही चलेगी, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ, ड्रग्स जो है वो यही रहेगी। ड्रग्स का नाम पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, फेज में कौन कौन सी पूछी जाएगी ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज डिपेंडेबल होती है। कभी भी डाउटफुल क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर नहीं पूछते। एग्जामिनर हमसे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको सारी चीजों का नॉलेज होता है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास में चीजें करते हैं तो वो पूरी सोच समझ के करते हैं, डाउटफुल चीजें वो भी नहीं डालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में जो है हमारे पास में 4 ड्रग्स आती है। देन उसके बाद आता है सेकंड फेज जिसको हम कंटिन्यूअस फेज कहते हैं, और ये जो है बेसिकली हमारे पास में 4 मंथ चलती है। ठीक है, इसके अंदर 2 ड्रग्स होती है हमारे पास में, कौन कौन सी, एचआर दैट इज कॉल्ड आइसोनियाजाइड और रिफार्मसिन देते हैं। टोटल जो है वो हमारे पास में 6 मंथ का कोर्स आता है फॉर ड्रग सेंसिटिव टीबी। एमडीआर टीबी जो है वो हमारे पास में फिर 9 मंथ का चला जाएगा। उसमें हमारे पास में जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये चीजें भी इंक्लूड कर दी जाएगी, इवन मतलब इंजेक्टेबल भी ड्रग्स जो है वो इंक्लूड कर दिया जाएगा। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंटी टीबी ड्रग्स। ठीक है, चलो यहीं पे छोटा सी और चीज लिख देते हैं, एक मैंने लिख दी एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी का हो गया दोस्तों, मतलब हमारे पास में मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। और ये बेसिकली क्यों होता है दोस्तों, अगर बीच में जो है वो चीजें छोड़ दें, चीजें इन द सेंस ड्रग्स अगर बीच में छोड़ देंगे, देन उसके बाद मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो है वो हो जाएगा। इसके लिए हम जो है वो इंजेक्टेबल भी शुरू कर देते हैं। जब इसको हम ट्रीट करते हैं तो इंजेक्टेबल शुरू करते हैं, उसमें आपने नाम सुना होगा इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स एंड अदर साइड इफेक्ट एंड दियर साइड इफेक्ट। अब देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना हर ड्रग्स का जो है वो हमें ध्यान में रखना है, और क्या क्या चीजें होती है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे आ गया हमारे पास में ड्रग्स नेम और उसका मेन साइड इफेक्ट। ठीक है, और मेन साइड इफेक्ट में भी 2-3 साइड इफेक्ट है, लेकिन उसमें से भी मेन कौन सा होता है वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। सबसे पहले आगे हमारे पास में ड्रग्स दैट इज कॉल्ड आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो हेपेटाइटिस कोज करवाती है, और हेपेटाइटिस में जो हो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल होता है हमारे पास में, जैसे आगे की जो हमारे पास में नर्व है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल होती है दूरस्थ, एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल। ठीक है, तो पेरिफेरल होगी दूर वाली, उसमें क्या होता है दूर वाली जो नसें होते हैं उसमें नमनेस वगैरह आ जाती है और थोड़ी झंझनाहट होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, देन इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, विटामिन B6 की जो है वो डोज दी जाती है। ठीक है, विटामिन B6 की डोज दी जाती है। तो जब टीबी हम करवाते हैं तो यहां पे आपने नहीं देखा होगा विटामिन B6 दिया नहीं दिया ना, लेकिन विटामिन B6 20 mg में या 40 mg में जो है वो दिया जाता है। ठीक है, और आइसोनियाजाइड में मोस्टली एग्जाम्पल पूछा जाता है दोस्तों, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, रेशेज भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। सेकेंड ड्रग्स आगे दोस्तों हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रिफार्मसिन। रिफार्मसिन क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली जो है वो हिपेटोटॉक्सिक होती है, इसके अंदर ऑरेंज और रेड कलर का जो है वो यूरिन आता है। जैसे रिफार्मसिन शुरू करते हैं 1 या 2 दिन बाद जो है वो क्लाइंट दौड़ते दौड़ते हमारे पास में आता है, वो सीधा कहता है कि डॉक्टर साहब गजब हो गया, क्या हो गया कि मुझे तो जो है वो रेड कलर का जो है वो यूरिन आने लग गया। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, वो बेसिकली रिफार्मसिन की वजह से आता है। उसको लगता है कि डॉक्टर साहब ने हमें ठीक होने के लिए दवाई दी है, कहीं डॉक्टर साहब ने गलत दवाई तो नहीं दी है जिससे हमारे पास में जो है वो यूरिन में खून आने लगा है, तो दोस्तों वो उसकी वजह से होता है। और न सिर्फ यूरिन, जो भी हमारे पास में सिक्रेशंस आते हैं बॉडी से, जस्ट लाइक दैट, स्वेट आता है, पसीना आता है, टीयर्स आते हैं, ये सारे के सारे भी जो है वो हमारे पास में ऑरेंज या रेड कलर के आएंगे। ठीक है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे किसी को फ्लू हो जाता है तो छींकना, खांसना, ये सारी चीजें होते हैं। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब हो गया डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। ठीक है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट जो हो हमें देखने को मिलेगी। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे ऑरेंज और रेड कलर यूरिन। नेक्स्ट आया था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पायरेजिनामाइड। पायरेजिनामाइड जो है ये भी बेसिकली हमारे पास में हिपेटोटॉक्सिक होती है, और इसकी वजह से जो है वो दोस्तों हमारे पास में हाइपर यूरेमिया इन द सेंस
हमारे पास में ब्लड के अंदर देखो यूरेमिया, मिया जहां के भी वर्ड आ जाए रिलेटेड टू ब्लड, थैलीसीमिया, एनीमिया, जिसपे भी सफिक्स के रूप में मिया आ जाएगा, हाइपोक्सीमिया, ठीक है, तो मिया आ गया हमारे पास में रिलेटेड टू ब्लड। तो ब्लड में क्या हो गया दोस्तों, हाइपर, हाइपर का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज, यूरिक यानी कि यूरिक एसिड, तो हाइपर का मतलब हो गया दोस्तों इंक्रीज, यूरिक का मतलब हो गया यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और मिया का मतलब हो गया हमारे पास में ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जो है वो यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड गाउट, ठीक है, वो होगा। और गाउट की वजह से क्या होता है, जॉइंट्स पेन होता है, जिसको हम कहते हैं आर्थरेलिजिया। एक होता है आर्थराइटिस और एक होता है आर्थरेलिजिया, ठीक है। तो आर्थराइटिस होता है हमारे पास में इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, आर्थराइट का मतलब हो गया जॉइंट्स, तो आर्थराइटिस का मतलब हो गया जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। आर्थरेलिजिया क्या होगा, जॉइंट्स के अंदर पेन हो जाएगा, और बेसिकली जॉइंट्स के अंदर जो हो पेन किसकी वजह से होता है, जब हमारे पास में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, और वो होता है डिजीज। और यूरिक एसिड अगर हमारे पास में ब्लड में बढ़ गया उसको हम कहते हैं गाउट। इसके लिए एक बहुत अच्छी ड्रग आती है, दैट इज कॉल्ड एल्पिरोनोल, नाम सुना होगा, ठीक है। तो हर चीज को रिलेटेड करके पढ़ो, ठीक है, कभी भी घास मत काटो पढ़ाई में। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि चाहे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन उसको डेप्थली पढ़ो, इतना अच्छे तरीके से पढ़ो कि उसके बाद में तो जो है वो आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे और उससे रिलेटेड चीजें भी आपके दिमाग में चलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार वहां क्या था, वहां क्या था, वहां क्या था। कहते हैं पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जीवो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। तो इसी तरीके से जो है वो आपको स्टडी करनी है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता आर्थरेलिजिया। नेक्स्ट आता है दोस्तों इथाम्बिटोल। इथाम्बिटोल है, ये बेसिकली किस पे इफेक्ट करता है दोस्तों, ये हमारे पास में जो जितनी भी इतनी ये सारी ड्रग्स थी वो हमारे पास में लीवर पे इफेक्ट कर रही थी, और ये इथाम्बिटोल है ये हमारे पास में जो है वो आई ऑप्टिक नर्व है वहां पे करती है, और इसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब होता है हमारे पास में कि जो ऑप्टिक नर्व है उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटी, और यही एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटी, और रेड ग्रीन कलर और ब्लाइंडनेस, ठीक है, या तो हमें लाल रंग के या हरे रंग के जो है वो कलर दिखे देंगे, ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। रेड कलर ग्रीननेस में जो है वो ब्लाइंडनेस होगी, यानी कि रेड और ग्रीन कलर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो होगी। तो ये चीज होती है विजुअल एक्चुअलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लास्ट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो कुछ केसेज में यूज की जाती है, और कुछ केस कौन से, एमडीआर टीबी जो मैंने आपको बताया था। एमडीआर टीबी में या टीबी के अगर साइन सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो काम में लेते हैं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमारे पास में कानों पे इंपैक्ट डालती है, ऑटोटॉक्सिसिटी करवाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है, ठीक है, या नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी इन द सेंस नेफ्रॉन्स पे अटैक करती है। ये बेसिकली जो है वो नेफ्रॉन्स, किडनी, नेफ्रॉन या हमारे पास आगे दोस्तों किडनी पे इंपैक्ट करती है, और ऑटोटॉक्सिसिटी हो गया हमारे पास में, ये जो है वो ईयर पे इंपैक्ट करती है। तो दोनों जगह जो करती है, और एग्जाम में इसमें पूछा जाता है दोस्तों हियरिंग लॉस जो है वो किससे होता है, तो हियरिंग लॉस जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन पे होता है। तो देखो सबके साइड इफेक्ट भी बता दिए, सबके साइड इफेक्ट में भी मैंने ये चीज बता दिया है कि इथाम्बिटोल को और स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ दे तो सारे के सारे जो है वो लीवर पे जाके अटैक करते हैं, ठीक है। इथाम्बिटोल जो है वो आंखों पे करती है, इसे शुरू हो रहा है, आई ध्यान रखना। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमारे पास में कान पे प्लस हमारे पास में किडनी पे जो है वो अटैक करती है। साथ के साथ मैंने ये भी बता दिया है कि कौन सा एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको कह रहा हूं। तो अब इससे ज्यादा तो हम क्या ही आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन दे, तो पूरी चीजें जो है वो आपके सामने जो है वो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी टाइप, जिसको हम एमडीआर टीबी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। बेसिकली एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्सडीआर टीबी, जिसको एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम ले लेते हैं। बेसिकली एग्जाम में जो है वो एमडीआर टीबी के बारे में पूछा जाता है, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी, यानी कि अगर कोई क्लाइंट टीबी का ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देता है तो उसमें हमें एमडीआर टीबी जो है वो देखने को मिलती है। इसमें क्या हो जाएगा, अगर बीच में छोड़ देते हैं तो उसके बाद दोबारा जब हम शुरू करते हैं तो वो फिर हमारे पास में जो है वो आइसोनियाज़िड एंड रिफार्मसिन के अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज रेजिस्टेंस हो जाती है, कैसे हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन को जो है वो दर्द हो रहा है, ठीक है, या किसी पर्सन को जो है वो हेडेक होता है, देन वो पैरासीटामोल ले लेता है,
ठीक है, वो लेगा 1 महीने 2 महीने, मतलब जब भी होता है तब वो ले लेता है, हर 1-2 दिन से छोड़ के 1-2 दिन से छोड़ के वो पैरासीटामोल ले लेता है। फिर क्या होगा दोस्तों, महीने 6 महीने या साल भर बाद में क्या होगा कि फिर उसको एक पैरासीटामोल की टेबलेट से असर नहीं आएगा, फिर उसको अब 2 लेनी पड़ेगी, मतलब पहली वाली जो हो रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो वही चीज होती है कि अगर आपने रिफार्मसिन शुरू कर दी फिर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया, तब आप दोबारा शुरू करोगे तो रिफार्मसिन और आइसोनियाज़िड जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस टू आइसोनियाज़िड और रिफार्मसिन जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसके लिए हमें सेकेंड लाइन ड्रग्स जो है वो फिर स्टार्ट करनी पड़ती है, जैसा कि कैनामाइसिन, लिवोफ्लोक्सासिन, ये शुरू करनी पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्सडीआर टीबी, इसको हम कहते हैं दोस्तों एक्सटेंसिव ड्रग्स टीबी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास में बहुत सारी ड्रग्स जो है वो रेजिस्टेंस हो जाती है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू आइसोनियाज़ाइड, रिफार्मसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड एटलीस्ट 1 इंजेक्टेबल लाइन जो है वो हमें रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि पहली स्टेप आती है हमारे पास में एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी में ही क्लाइंट को हम हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं ताकि वापस से जो है वो दिक्कत ना आए। तो ये हो गया हमारे पास में ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के जो है वो टाइप। नेक्स्ट आता था हमारे पास में प्रिवेंटेबल एंड कंट्रोल, कैसे आप टीबी से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से टीबी हो रही थी, वही चीज कर लो जिसकी वजह से कंट्रोल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन गिवन एट बर्थ, बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है, एट बर्थ पे दिया जाता है। बीसीजी के बारे में भी मैंने दोस्तों जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है, या हम करवाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, बीसीजी के बारे में भी जो है पूरी डिटेल हमने जो है वो बताएं। तो दोस्तों ये हमारे पास में एट बर्थ लगाते हैं, ठीक है, एट बर्थ नहीं लगाते तो 1 साल तक जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, एट बर्थ लगाते हैं तो हम 0.05 ml लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 0.05 ml लगाते हैं। और अगर उसके बाद 1 वीक में लगाते हैं या 1 साल तक लगाते हैं तो 0.1 ml लगाते हैं, 0.1 ml लगाते हैं। अब हम सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे बेचारे कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली जो हो 0.1 ml लगाया जाता है, लेकिन एट बर्थ हम 0.05 ml लगाते हैं। तो हम सोचते हैं 0.5 ml तो ज़्यादा है, नहीं दोस्तों, इससे जो है वो आधी ही है। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है। इसके भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊं तो फटाफट जो है मैं इसको बता देता हूं। तो दोस्तों बीसीजी होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, कॉलमेट और ग्यूरिन दो हमारे पास में साइंटिस्ट थे, इन्होंने उसको खोजा था। ठीक है, कॉलमेट एंड ग्यूरिन ने। लिख लो अच्छे तरीके से कि कॉलमेट, चलो छोटा छोटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा जो है वो और छोटा लिखते हैं हम, दैट इज कॉल्ड कॉलमेट एंड ग्यूरिन। ठीक है, इन्होंने जो है वो सबसे पहले इसको खोजा था। और बेसिलाई इसलिए नाम दिया क्योंकि ये रोड शेप होते हैं। क्या होते हैं? रोड शेप। कोकाई राउंड शेप में नहीं होते, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए ये बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन ने जो दिया था, ये रोड शेप होते हैं, इसलिए इसका नाम बीसी दिया जाता। ये जो है वो हमारे पास में लाइव वैक्सीन है, यानी कि बिल्कुल जिंदा वैक्सीन है। ये बेसिकली जो है वो एट बर्थ लगाया जाता है, एट बर्थ लगाते हैं, या लेस देन 1 ईयर तक लगा सकते हैं। 1 ईयर की एज के बाद जो है इसको नहीं लगाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसमें आती है हमारे पास में, ये हमेशा लेफ्ट हैंड पे ही लगाया जाता है। अब बात आती है कि लेफ्ट पे क्यों लगाते हैं, राइट पे लगाने पे क्या हमारे पास में असर नहीं करेगा? दोस्तों असर करता है, बिल्कुल असर करता है, लेकिन WHO ने एक गाइडलाइन दी थी। वो क्या दी थी दोस्तों कि बीसीजी का टीका दोबारा न लग जाए। चलो पोलियो तो आपने पिला दिया, लेकिन दोबारा भी आप पिला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बीसीजी में ऐसा नहीं है, बीसीजी एक ही बार दिया जाता है, सिंगल डोज दी जाती है। तो इसके लिए क्या था, WHO ने जो है गाइडलाइन दी थी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो। क्यों? क्योंकि इसके स्कार बनते हैं। ठीक है, बीसीजी हम लगाते हैं तो दोस्तों स्कार फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो स्कार जो है वो हमारे पास में लाइफ लॉन्ग तक रहता है। ठीक है, जिंदगी भर तक जो है वो स्कार रहता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए या उसके लिए जो है वो हमें पता रहे कि किसी को बीसीजी लगा है या नहीं लगा, इसलिए लेफ्ट आर्म में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास में इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है कि सब लोग रखें। खास तौर से जो स्लम्स वाले एरिया है या झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रखते हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन को बीसीजी लगा है या नहीं लगा है तो इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारे पास में कहां से मिलती है? वो इसी टीके से मिलती है कि हाँ इसको लगाया हुआ है, तो फिर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि स्कार हम देख लेते हैं, इसलिए हम लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अर्ली डिटेक्शन करते हैं एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ केसेस। जैसे ही है पता लगाते हैं, जितना जल्दी हो सके पता लगाते हैं, साथ के साथ जो है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। पूरे कोर्स का पूरा जो है वो हम ट्रीटमेंट देंगे 6 महीने का। देन
गुड वेंटिलेशन, ठीक है, प्रॉपर जो है वो वेंटिलेशन रखा जाता है। और जिस क्लाइंट को जो है वो टीबी है उसको हम कहते हैं कि मास्क लगा के रखो। क्यों? क्योंकि जब वो खांसेगा छींकेगा वही एनवायरमेंट में फैलेगा तो दूसरे पर्सन को ना हो, इसलिए उसको बोलते हैं कि मास्क जो है वो लगा के रखें। देन कफिंग हाइजीन, ठीक है, कफिंग हाइजीन में उसको मास्क लगा के या मुंह के ऊपर कवर करके या उसको जो है वो कफिंग जो है वो हाइजीन मेंटेन करते हैं कि जब भी आप खांसो तो इस तरीके से खांसना ताकि वो चीज यहीं पे रहे, दूसरे तक स्प्रेड ना हो। देन उसके बाद लास्ट आता है रेगुलर स्क्रीनिंग एट हाई रिस्क ग्रुप। जो भी हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ियां वगैरह हो गया, गरीबी रेखा से नीचे हो गए, या बहुत सारे लोग जो है वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं, उनमें जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग जो है वो रोग फॉलोअप लेते हैं ताकि ट्यूबरकुलोसिस को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है कि क्लाइंट को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और ड्रग्स से रिलेटेड जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एंश्योर कंप्लायंस विथ ड्रग थेरेपी। ठीक है, वही ड्रग थेरेपी के बारे में जो है वो पूरा डिटेल से और प्रॉपर जो है वो ले उसके बारे में। एंड एजुकेट अबाउट ड्रग साइड इफेक्ट। क्लाइंट को जो है वो ये बताना है कि ये ड्रग्स अगर आपने बीच में छोड़ दी तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट जो है बड़े डेंजरस है, तो क्लाइंट को जो है वो ये पहले से ही बता दिया जाता है। एंड मॉनिटर स्पेशल लीवर फंक्शन। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमारे पास में जो ड्रग्स थी, इथाम्बिटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के सारे लीवर पे अटैक कर रही थी। ठीक है, तो स्पेशली जो है वो HRZ ड्रग्स है वो लीवर पे अटैक करती है, लीवर में प्रॉब्लम करती है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो हो हम कंटिन्यूसली देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने साइड इफेक्ट देखे थे तो जितनी भी हमारे पास में ड्रग्स थी, ठीक है, इथाम्बिटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के, चाहे वो हमारे पास में जो है वो आइसोनियाजाइड हो, चाहे वो रिफार्मसिन हो, चाहे वो हमारे पास में पैराजिनामाइड हो, जितनी भी ड्रग्स थी वो सारी की सारी लीवर पे अटैक करती है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे हम जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट, एनकरेज न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो है वो मेंटेन रखेंगे, हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो टीबी और दूसरे पर्सन को नहीं होगा, न्यूट्रिशन मेंटेन रखेंगे तो इम्यूनिटी जो है वो जल्दी डेवलप होगी। आइसोलेशन इन अर्ली फेज इफ कंटेजिनियस। ठीक है, आइसोलेशन में क्लाइंट को रखेंगे शुरुआती स्टेज में। एक बार टीबी शुरू कर दी, देन उसके बाद आपका 1 महीना 1.5 महीना बीत गया, देन उसके बाद आप उसको नॉर्मल पेशेंट में रख सकते हो, लेकिन शुरुआती स्टेज में जब हमने शुरुआती करें, जस्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि इसको टीबी है, तो हम उसको आइसोलेशन में रखते हैं, मतलब सेपरेट करके रखेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। उसको जो हो इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों टीबी के नाम से ही जो हो लोग बाग डर जाते हैं, आज भी डर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना हमारे पास में जो है वो साइंस इतना बढ़ गई है तो लोग उसको नॉर्मली ले लेते हैं, जी नहीं दोस्तों, टीबी के नाम से ही जो है वो हमारे पास में चीजें बढ़ जाती है। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट, जो हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में जो है वो फिनिश होती है। पूरा डिटेल से मैंने जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो है वो बताने की कोशिश की है, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है उसके बारे में मैंने प्रकाश डाला है, और जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैंने जो है वो उजागर किया है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। आपने बाकी के कंपैरिजन में आज की क्लास के अंदर कितना जो है वो आपने इंफॉर्मेशन गेन की। ट्यूबरकुलोसिस पहले भी आपने पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन पहले के ट्यूबरकुलोसिस में और आज की ट्यूबरकुलोसिस में कितना इंप्रूवमेंट हुआ उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके शब्द जो है वो हमारे पास में रियल मोटिवेशनल है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।